ना, फोटो हटा देता हूँ, मेरे फोटो की जरूरत नहीं है। फिर चला गया पर। तो विकास या प्रकृति की धारणाएं, ये अपन ने देखा अभी। यहाँ से विकास क्या वादा करता है? पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का, विकास या डेवलपमेंट। विकास का मतलब होता है विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य, हर व्यक्ति के लक्ष्य। तो हम ये कल्पना करके देखेंगे कि अलग अलग लोगों की अलग अलग विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक चित्र बना हुआ है रिक्शा चलाने वाले एक आदमी का, ये बोल रहा है एक लड़के से, तुम क्या कार चाहते हो? अपने देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। तो हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। एक घर में एक भाई और बहन दोनों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। ये नीचे जो कॉलम है इनको अपन देखेंगे, टेबल 1.1, विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के क्या लक्ष्य है। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर अगर है ना, अगर ग्रामीण मजदूर है, भूमिहीन मतलब जिसके पास जमीन नहीं है, ठीक है, उसके विकास के लक्ष्य क्या होंगे? वो किस तरह का विकास चाहेगा? वो चाहेगा कि काम करने के अधिक दिन चाहेगा, क्योंकि उसको साल भर 365 दिन तो काम मिलता नहीं है। तो ये सोचेगा कि उसको काम करने के अधिक दिन मिले। स्थानीय स्कूल उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, वो ये चाहेगा। स्थानीय स्कूल जो यानी उसके गांव के पास, उसके घर के पास जो स्कूल है, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो ये चाहेगा। और कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो उसके साथ, वो ये चाहेगा। और गांव में वो भी नेता बन सकते हैं, ऐसा उसके लक्ष्य होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो जिसके पास जमीन नहीं है, गांव में भूमिहीन श्रमिक, वो उसके विकास के लक्ष्य ऐसे होंगे। पंजाब के जो समृद्ध किसान हैं, पंजाब की बात हो रही है, और समृद्ध किसानों की, यानी जिनके पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं जिनके पास है, ये क्या इनके लक्ष्य क्या होंगे? किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य, पहली चीज से। ये समर्थन मूल्य क्या होता है? ये समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है कि फसल जब खेतों में खड़ी हुई हो, उस फसल को मार्केट में बेचें, सरकार जिस रेट पर खरीदे, वो रेट, सरकार जिस रेट पर किसानों से फसल खरीदती है, वो रेट क्या कहलाता है? समर्थन मूल्य कहलाता है। तो सरकार वो समर्थन मूल्य ज्यादा दे, जिससे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिले उस फसल का। और मेहनती और सच्चे सस्ते मजदूर, मेहनती मिले, काम चोरी न करें, और सस्ते मजदूर मिले। यानी अगर कहीं पर 100 रुपया है तो 80 रुपये में ही काम चल जाए, 50 रुपये में ही काम चल जाए, ये इधर से बचाना चाहेंगे, है ना। तो इससे वो अपनी उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना चाहेंगे कि उनकी एनुअल इनकम ज़्यादा बढ़े, ताकि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, ठीक है ना। क्योंकि तुम लोगों ने सुना होगा कि पंजाब के बहुत सारे किसानों के बच्चे कनाडा में, तो वो लोग क्या बोलते हैं उसको? कनेडा, है ना। बहुत सारे पंजाबी लोग कनाडा में बसे हुए हैं। तो कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, है ना, बहुत सारे देशों में ये लोग बसे हुए हैं, अपने बच्चों को वहां पर बसाना चाहते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, इन लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होंगे? जैसे, हाँ, वर्षा सही समय पर हो, या बरसात अगर, क्योंकि वर्षा पर निर्भर है ना, तो सबसे पहले बारिश के ऊपर तो किसी का जोर नहीं है। तो क्या चाहेंगे वो लोग? कि नहरें यहाँ पर हो, है ना, डैम बने, नहरें हो, सिंचाई के साधन हो, है ना, और कुआं खोदा जाए सरकार के द्वारा, हमारे पास तो पैसा नहीं है, या तालाब खोदा जाए जिससे यहाँ पर सिंचाई की सुविधा हो। और साल भर में हम, क्योंकि बारिश के ऊपर डिपेंड है, तो साल भर में एक ही फसल होती है, तो 2 या 3 फसलें वहाँ पर हो सकें, ठीक है ना। ये इसके विकास के लक्ष्य होते हैं। हाँ, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, ये सब तो खैर है। अब अगला आता है भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। भूस्वामी परिवार, इसका क्या मतलब होता है? ऐसा परिवार जिसके पास जमीन हो अपनी खुद की, है ना, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, इतनी जमीन हो। तो वहां पर एक महिला है, ग्रामीण महिला, उसके विकास के लक्ष्य क्या होंगे? अब ये किसान की तरह से नहीं सोचना है अपने को, ये महिला की तरह से सोचना है ना। तो भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला क्या सोचेगी वो? हम्म
नहीं, वो तो किसान सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन वो तो किसान सोचेगा। हाँ, गहने गहने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि इतनी इतनी फसल पैदा हो, इतनी फसल पैदा हो कि उसके पास खूब सारे गहने हो, खूब सारे उसके पास नौकर चाकर हो, है ना। हाँ, एक बंगला बने, गाड़ी गाड़ी घोड़ा हो, गाड़ी घोड़ा हो, कुछ काम नहीं करना पड़े। हम्म। अच्छा, अब एक और अगला आता है शहरी बेरोजगार युवक। अगर बेरोजगार युवक है शहर में, गांव की बात नहीं कर रहे हैं, शहर में बेरोजगार युवक है, तो भैया तुम लोग जो उस तरफ हो, जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना, बताओ जरा, शहर में बेरोजगार युवक अगर है तो उसके क्या विकास के लक्ष्य होंगे? बताओ भाई। रोजगार मिल जाए, और चलो मान लेते हैं कि तुम ही बेरोजगार हो, मान लेते हैं कि तुम बेरोजगार युवक हो, क्या नाम है तुम्हारा? मयंक विश्वकर्मा, हाँ। तो बताओ जरा कि तुम्हारे विकास के लक्ष्य क्या होंगे? रोजगार मिल जाए और, हाँ बोलो, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा रोजगार तो मिल गया, और क्या चाहिए? अरे रहने के लिए तो जगह तो अभी है ना, अभी रह तो रहे हो, मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, जो मन में वो बोल दो, मम्मी पापा तो नहीं है आसपास में। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग मत बताओ, नहीं बताना चाहते तो मेरे को मालूम है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं बता देता हूँ। एक बढ़िया हायाबुसा बाइक होनी चाहिए, हायाबुसा 10 लाख वाली, है ना। एक बढ़िया रेबेन का चश्मा होना चाहिए, बढ़िया गॉगल, ठीक है। एक बढ़िया आईफोन फर्स्ट क्लास वाला, वो होना चाहिए, है ना। हेयर स्टाइल रोज बदल बदल के होनी चाहिए, ठीक है ना। है बेरोजगार, शहर में बेरोजगार युवक है, लेकिन रोजगार के अलावा ये सब चीजें चाहता है, मतलब ये मेंटेलिटी है ना। अलग अलग जगह के लोगों की मेंटेलिटी इस तरह से होती है, ठीक है ना। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, अभी अपन ने बेरोजगार युवक की बात की, अब अमीर परिवार का एक लड़का, तो जो अमीर परिवार का लड़का होगा ये वो और भी ज्यादा चाहेगा कि वो विदेशों में जाकर बच सके, है ना, और विदेश में ही उसका बिजनेस बहुत सारा चले, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग तरह के कैटेगरी। हाँ, बहुत सारा वेतन, तो पैसा तो सभी चाहते हैं ना। अब शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है, वो क्या चाहेगी, ये इसमें बुक में लिखा हुआ है, कि उसको अपने भाई के जैसी आज़ादी मिले। ये सबसे एक अजीबो गरीब बात है, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया भर में भी, कि लड़कियों को उतनी आज़ादी नहीं मिलती जितनी आज़ादी लड़कों को दी जाती है। तो वो लड़की चाहती है कि मुझको भाई के जैसी आज़ादी मिले, जैसे भाई जो चाहे वो काम कर सकता है ना। सुबह 11-12 बजे भाई सोकर उठता है, अब लड़की को बेचारी को सुबह 6 बजे ही सोकर उठना पड़ रहा है, तो 11-12 बजे भाई सोकर उठेगा और उसके बाद सीधे नहाएगा धोएगा, या नहीं नहाएगा धोएगा कोई उससे पूछने वाला नहीं है, फिर उसको खाना चाहिए, उसके बाद फिर घर से निकल जाएगा, और घर से निकल जाएगा फिर वो वापस कब आएगा, रात को फिर 11-12 बजे वापस आएगा। तो ऐसी आज़ादी लड़की को नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या चाह रही है कि कम से कम मैं अपनी मर्जी से कुछ काम कर सकूं, ठीक है ना। जबकि लड़कों को आज़ादी है, लड़कियों को नहीं है, और वो अपने फैसले खुद कर सकती है, ठीक है। वो अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके, ऐसा एक अमीर परिवार की लड़की चाहती है। अब एक और पॉइंट आता है, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, इसके विकास के लक्ष्य क्या होंगे, ये किस तरह से सोचेगा कि हमारा भी विकास है। आदिवासी, पहली चीज तो ये समझो कि आदिवासी क्या होते हैं। आदिवासी का मतलब होता है कि जो आदि, आदि का मतलब होता है शुरुआत, वासी यानी जो रह रहे हो, मतलब ऐसे लोग जो बहुत पुराने समय से किसी एक जगह पर रह रहे हो, बहुत पुराने समय से मतलब 1000 साल से, 2000 साल से, 5000 साल से, 10,000 साल से लोग समय की शुरुआत रहे हो, उसी जगह पर रह रहे हो, है ना, तो उनको हम आदिवासी कहेंगे। तो नर्मदा घाटी का आदिवासी का मतलब नर्मदा घाटी में जो लोग बहुत पुराने समय से रह रहे हैं, उनके वंशज लोग हैं। अब आदिवासियों का अपना एक अलग कल्चर होता है, अपनी संस्कृति होती है, उनके देवी देवता और सभी चीजें जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं, उनके नदियाँ, पेड़ पौधे, है ना, और पर्वत, यही सब उनके देवी देवता होते हैं। उनको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है ना। हो कई ऐसे लोग आज भी हैं कि जब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो नर्मदा घाटी के आदिवासी की बात यहाँ पर क्यों आती है?
नहीं, एक्चुअली क्या है कि नर्मदा घाटी में यहाँ पर डैम बन रहे हैं, ठीक है। 29 बड़े बांध बन रहे हैं, बहुत बड़े बांध। 135 मीडियम बांध बन रहे हैं और 3000 छोटी छोटी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। और तो नर्मदा घाटी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इन सभी में मिलाकर ये पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ, जिसको कहते हैं नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट या नर्मदा घाटी परियोजना। तो यहाँ पर बन रहे हैं डैम, और बहुत सारे आदिवासी हैं जिनको विस्थापित होना पड़ रहा है ना। जैसे ये स्कूल के बगल में क्या बना है, बारना डैम बना है। बारना डैम भी इसी प्रोजेक्ट में बना है। तो हो सकता है बारना डैम के जो डैम बनता है वो क्या होता है, अ वॉल अक्रॉस द रिवर, नदी के आर पार एक दीवार बनती है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये लोग बता रहा हूँ थोड़ा, है ना। ये एक नदी जा रही है और यहाँ पर एक दीवार बना दी, नदी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दीवार बना दी। अब एक दीवार जब बना दी तो पानी रुक जाएगा उसका, उस दीवार के पीछे साइड एक दीवार बना दी, उसके पीछे साइड पानी रुक जाएगा पूरा। तो पानी जिस एरिया में रुकेगा वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब बन जाएगा। यहाँ पर ये तालाब बन गया पूरा, ठीक है। अब ये तालाब बन गया, इस तालाब में मान लो उस समय कोई लोग रहते थे, तालाब तो अभी बना है ना, लेकिन पहले तो लोगों के घर बने हुए थे। अब ये ऐसी जगह क्यों चुनी कि यहाँ पर एक पर्वत था और इस तरफ एक पर्वत था, दोनों तरफ पर्वत थे, पर्वत के बीच में नदी बहती थी, उसके अक्रॉस एक दीवार बना दी। तो ये तीन तरफ से, दो तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है वो एरिया, और एक तरफ से दीवार से घिर गया। तो पानी पूरा पूरा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर इस एरिया में आदिवासी लोग रहते थे, ठीक है। अब जब आदिवासी लोग रहते थे तो अब वो आदिवासी क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि हमको जब डिस्प्लेसमेंट हमारा किया जा रहा है, हमको जब विस्थापित किया जा रहा है, तो ऐसी जगह हमको दी जाए जहां पर हम सब लोग एक साथ रहें। लगभग पहली चीज तो वो यही चाहेगा कि हमारे यहाँ यहाँ डेवलपमेंट की यहाँ कोई जरूरत नहीं है डैम की, है ना, उसका विरोध करेगा। अगर फिर भी सरकार बोल रही है कि नहीं, डेवलपमेंट से तुमको बहुत फायदा होगा, इससे सिंचाई होगी पेड़ पौधों की, इससे बिजली पैदा होगी, मछली पालन होगा, और भी बहुत सारी चीजें जो भी डैम से फायदे होते हैं, तो यहाँ की जगह अगर खाली कर दो तो हम तुमको दुगनी जमीन देंगे, है ना। इस तरह से आदिवासियों को बोल करके उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। खास तौर पर नर्मदा घाटी में जो नर्मदा सागर परियोजना, और ये इसका क्या नाम है, नाम नहीं आ रहा, इन नर्मदा घाटी में ये इसके एमपी और गुजरात इनके बॉर्डर पर, है ना, वहाँ पर जो डैम बन रहा है सबसे बड़ा डैम, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम के आसपास बहुत सारे आदिवासी वहाँ रहते थे और उन सभी लोगों का विस्थापन किया गया। तो कुछ लोग एमपी वाले एरिया में रहते थे, कुछ लोग गुजरात वाले एरिया में रहते थे, तो उन सभी लोगों का विस्थापन किया गया है। विस्थापन मतलब उनको उस जगह से हटा करके किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये सभी जगह पर नहीं हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं, चाहे दामोदर घाटी का एरिया ले लो, चाहे कोसी नदी के आसपास डैम बने हैं, या सोन नदी के आसपास डैम बने हुए हैं, या साउथ में बहुत सारे डैम बने हुए हैं। तो ये सारे सॉरी, ये जो भी डैम बने हुए हैं इनके आसपास बहुत सारे आदिवासी लोग पहले रहा करते थे, उनको विस्थापित किया गया है, उनको उतना फायदा मिला नहीं, है ना, कई जगह पर। तो ये एक बड़ी समस्या है आदिवासियों के बाद, आदिवासियों के साथ में, ठीक है ना। ये पूरा टेबल तुम लोगों को करना है पूरा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। जैसे कि हमने डैम के मामले में देखा, एक तरफ किसान लोग हैं, बड़े किसान लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सिंचाई की सुविधाएं हों, और एक तरफ इलेक्ट्रिशियन मतलब इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, जो चाहते हैं कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती रहे, बिजली हमको मिलती रहे। तो एक तरफ ये लोग हैं, तो ये बिना डैम के ये सब पॉसिबल नहीं है कि उद्योगों को ज़्यादा बिजली मिले और किसानों को ज़्यादा सिंचाई मिले। दूसरी तरफ वहाँ के रहने वाले लोकल लोग हैं, न केवल आदिवासी बल्कि ग्रामीण लोग भी हो सकते हैं, है ना, जो उस गांव के आसपास के लोग रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो आदिवासी है, और लोग भी हो सकते हैं दूसरे लोग। तो ये दो विरोधी गुट हैं, वो चाहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ना हो, और बड़े किसान और उद्योगपति का चाहेंगे कि इनका डिस्प्लेसमेंट हो। इसी तरह से एक लड़की वो क्या चाहेगी कि उसके भाई के समान उसकी आज़ादी मिले, उसको भी आज़ादी मिले, और भाई घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, इसकी आशा रखती है।
अब ये तुम लोग ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं कि अपनी बहनों को, अपनी माताओं को घर के काम काज में हाथ बटाते हैं? मुझे नहीं लगता कोई बटाता होगा। सब बढ़िया आलीशान बिस्तर पर बढ़िया 11-12 बजे सो के उठते होंगे। क्लासेस चले तो एक अलग बात है, अगर छुट्टियां होती हैं जब, तो छुट्टियों का पूरा मजा उठाते हैं। हाँ। बेटा, ऐसी जगह पर, ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पर भाई बहन दोनों हैं, है ना? तो जो, जहाँ भाई बहन दोनों हैं वहाँ पर इन लोगों से पूछ लो जिनके पास, जिनके यहाँ बहनें हैं, तो वो लोग पूरे गर्मी छुट्टियों का मजा उड़ाते हैं, है ना? सारा घर का कामकाज बहनें करती हैं, माताएं करती हैं, और भाई और पापा लोग मस्त आराम से टीवी देखते हैं, गेम खेलते हैं मोबाइल में, है ना? तो बहन क्या चाहती है? बहन की केवल थोड़ी सी ख्वाहिश होती है कि भाई थोड़ा सा मेरे काम में हट हाथ बटा दे, थोड़ा सा, है ना? अगर मैं चाय बना रही हूँ तो चाय पत्ती ला के दे दे, या मैंने चाय बना ली है तो उसको ले जाकर सर्व कर दे, या मैं खाना बना रही हूँ तो थोड़ा सा अपने से कुछ काम कर ले। अब भाई क्या करता है? दादागिरी करता है उसके ऊपर से, हाँ मर गई, मेरे लिए पानी लेकर आ, है ना? इस तरह की बात है, ये वाहियात चीजें हैं। तो ऐसा हो सकता है कि, ये तो मजाक की बात है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी आशा कर सकती है कि वो भाई को पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति क्या चाहते हैं? ज्यादा बांध चाहते हैं। जितने ज्यादा डैम बनेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ठीक है? लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है, क्योंकि तालाब तो बनेगा ना, अक्रॉस द रिवर तालाब बनेगा, और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, जो जो लोग वहां पर रहते हो बेघर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासियों की बात की अपन ने। तो वो इसका विरोध कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो अपनी खेत की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक डैम या तालाब बनवाना पसंद करें, कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे एरिया में आप डैम बनाओ जिससे हमको भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। लेकिन छोटे छोटे डैम बनाने से जो इरिगेशन का एरिया है वो बहुत थोड़े से एरिया ही में होगा, बड़े क्षेत्रफल में नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पैदा हो पाएगी। बिजली पैदा करने के लिए एक बहुत बड़े एरिया में डैम होना चाहिए, फिर ऊपर पहाड़ी होना चाहिए, फिर वहां से एक नीचे पाइप के थ्रू पानी बहुत प्रेशर से आना चाहिए, नीचे बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए होना चाहिए। तो लंबी चौड़ी प्रोसेस है। तो बड़े डैम इस तरह से अलग अलग चीजें होती हैं इनकी, है ना? आगे बढ़ते हैं कि लोग क्या चाहते हैं कि उनको, अपन ने जो भी देखा था यहाँ पर, कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, ठीक है ना, किसान, भूस्वामी की ग्रामीण महिला, शहरी बेरोजगार युवक, या अमीर परिवार का लड़का, ये सब लोग जो अलग अलग लोग थे, ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि उनको नियमित काम मिले, परमानेंट काम मिले, परमानेंट जॉब मिले। ऐसा नहीं हो कि जैसे गांव में क्या होता है, जहाँ पर बारिश होती है, केवल बारिश के ऊपर जो किसान डिपेंड है, वहां पर कितना काम मिलता है इन लोगों को? बड़ी मुश्किल से, जैसे मान लो अभी बारिश शुरू हो गई है ना, जुलाई में, मान लो 1 जुलाई से किसान ने फसल बो दी, 1 जुलाई में किसान ने फसल बो दी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हार्डली अक्टूबर के आखिरी में उस फसल की कटाई होनी है। तो अगर हमारे पास 10 एकड़ जमीन है तो उसमें क्या क्या काम होगा? पहले बुआई का काम होगा। तो बुआई कितने देर होगी 10 एकड़ में? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, हफ्ता 10 दिन। बुआई हो गई, हमने 15-20 मजदूरों को काम पर लगा लिया। अब 10 दिन तक उन बेचारों को काम मिला, उसके बाद काम फिर से बंद है। अब दोबारा काम कब मिलेगा? 1 महीने बाद, जब पौधे 1-1 फीट के हो जाएंगे, तो उसमें निदाई गुड़ाई वगैरह करनी पड़ेगी, उसमें जो खरपतवार आ जाएंगे उनको उखड़वाना पड़ेगा। तो भैया 10 दिन का काम और मिल गया अगस्त में। फिर सितंबर में और थोड़ा सा इसी तरह का काम है, सितंबर में फिर वो मिल गया, 10-10 दिन का। और आखिरी में, आखिरी के 10 दिन जब फसल कटवानी होती है, तो फसल कटवाने के लिए 10 दिन का काम और मिल गया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में 40 दिन काम मिला। अब क्योंकि नहरें नहीं है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, तो बाकी समय किसान को कोई काम धाम नहीं है ना? तो खेती का काम तो उसको नहीं मिलेगा, और किसी के घरेलू काम जो होते हैं उसमें वो हाथ बटा सकता है, लेकिन कोई परमानेंट काम नहीं मिलता है। तो दुनिया का हर व्यक्ति की सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती है? कि उसको परमानेंट काम मिले, नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले। दूसरा पॉइंट आता है बेहतर मजदूरी, यानी ज़्यादा पैसा मिले उसको, ठीक है ना? मुझे ज़्यादा पैसा मिले, जिससे, क्योंकि एक तो काम कम मिल रहा है, तो ज़्यादा पैसा मिलेंगे तो कुछ दिन मेरा खर्चा चल जाएगा, और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। मेरा भी खेत है, 1 एकड़ का, आधा एकड़ का, मेरे पास छोटी जमीन थी, इसलिए मैं दूसरे खेतों में काम कर रहा हूँ ना, ठीक है? तो जो सीमांत, एक वर्ड है सीमांत कृषक, सीमांत
सीमा का अंत कहाँ होता है? एक। एक के नीचे फिर कोई संख्या नहीं होती। तो 1 एकड़ या उससे कम जमीन जिनके पास होती है उनको सीमांत कृषक कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे सीमांत कृषक बहुत सारे हैं। तो ये लोग मजदूरी भी करते हैं क्योंकि उनकी अपनी जमीन से इतनी पैदावार नहीं होती कि अपने परिवार का साल भर तक पालन पोषण कर सकें। तो एक तो वो दूसरे के खेतों में भी काम कर रहे हैं, अपने खेतों में भी काम कर रहे हैं। अब उसके ऊपर क्या चाह रहे हैं ये लोग? एक तो नियमित मजदूरी मिले और दूसरा हमने जो अपने खेत में फसल बोई है उस फसल की सही कीमत हमको मिले, चाहे हम जहाँ कहीं भी उसको बेच दें, ठीक है ना। मतलब दूसरे शब्दों में वो ज़्यादा इनकम चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने वालों के अतिरिक्त लोग और क्या चाहते हैं इनकम के अलावा? बराबरी का व्यवहार, कि हमारे साथ बराबरी का व्यवहार हो। जैसा एक अमीर आदमी के साथ व्यवहार हो रहा है वैसे ही व्यवहार हमारे साथ में हो। आप लोगों ने अपने अपने घरों में भी वीडियो चल रहा है तो तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। तो अपने अपने घरों में भी देखा होगा कि यह हो सकता है तुम लोगों में से भी कुछ लोग ऐसा करते हो, भगवान जाने, कि एक अमीर आदमी अगर हमारे घर में आता है तो हमारा व्यवहार उससे अलग रहता है, अलग तरीके का रहता है। एक गरीब फटे चिथड़े कपड़े पहना हुआ व्यक्ति अगर हमारे घर में आता है तो उससे हम अलग तरीके की बात करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम अपने साथ भी कर सकते हैं। एक बढ़िया सूट बूट टाई वाई पहनकर बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर चले जाओ तो देखोगे कि तुम्हारे साथ अलग तरह का व्यवहार हो रहा है ना। हो सकता है लोग बैठने के लिए जगह भी दे दें। और अगर दूसरे दिन फटे चिथड़े कपड़े पहनकर काला पीला चेहरे में लगाकर वहां पहुंच जाओ तो कोई वहां घुसने भी नहीं देगा किसी की जगह पर, है ना। या एक टॉकीज में या मॉल में चले जाओ, ऐसे कपड़े पहनकर जाओगे तो कोई घुसने नहीं देगा, बोलेगा बाबा यहाँ पर क्यों आए हो। तो इस तरह का व्यवहार आदमी के कपड़े देखकर उसकी शक्ल सूरत देखकर किया जाता है लोगों के साथ कई जगह पर। ये ठीक नहीं है। तो ये होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। सुरक्षा, इनकम की सुरक्षा हो, हमारे बच्चों की शिक्षा की सुरक्षा हो, कई तरह की सुरक्षाएं होती हैं। और दूसरों से आदर पाना, ये भी हमारे लिए जरूरी है कि हम दूसरों से आदर प्राप्त करें, दूसरे हमको हमारा निरादर न करें, तिरस्कार न करें। तो ये सभी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, ठीक है ना। इनकम के अलावा भी ये भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं विकास के। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर हमको बहुत सारी इनकम हो लेकिन हमारा कोई सम्मान न करता हो तो कौन वहाँ पर रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो द्रव्य यानी पदार्थ या पैसा, यहाँ पर पदार्थ और यहाँ पर इकोनॉमिक्स में इसका मतलब पैसा होता है, द्रव्य का या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। लेकिन हमारा बेहतर जीवन अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। कौन सी अभौतिक वस्तुएं जो अभी हमने ऊपर देखी थी? कौन कौन सी थी वो? बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, है ना, सुरक्षा, आदर, ठीक है ना। ये सब अभौतिक चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे मानसिक चीजें होती हैं। वो चीजें भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है, यानी किसी के अगर कम दोस्त हो तो वो सोच सकता है कि मेरे और ज़्यादा दोस्त होने चाहिए थे, है ना। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। ये सब अभौतिक चीज़ें हैं, बराबरी का व्यवहार, भेदभाव, है ना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना। अब यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरोध प्रदर्शन। ये यहाँ पर उनका प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है ना। ये क्या लिखा है? नर्मदा घाटी करे पुकार, डूबे नहीं मानव अधिकार, ठीक है। तो ये नर्मदा घाटी के लोगों के लिए प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि अब डैम बन चुका है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में मान लो नौकरी मिलती है, दूर दराज के इलाके में, है ना, 1000 किलोमीटर दूर, 10,000 किलोमीटर दूर नौकरी मिल रही है।
तो उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अलावा अन्य बहुत सारे कारकों पर विचार करेंगे कि इनकम ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमको 10,000 किलोमीटर दूर जाना है अपनी फैमिली से। हाँ, वहाँ के लोग। हम्म। क्लाइमेट, पूरी की पूरी क्लाइमेट, है ना। तो परिवार के लिए हमारे लिए क्या सुविधाएं होंगी, काम करने का वातावरण वहाँ पर कैसा होगा, है ना, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, सीखने के क्या अवसर हैं वहाँ से, ऐसा हो कि बहुत सारी चीज़ें हम सीख के आए और फिर वापस अपनी जगह पर नया काम शुरू कर सकें। दूसरी नौकरी जो हमको घर के आसपास मिल रही है, हो सकता है कि उसमें वेतन कम मिल रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो नियमित रोजगार हो, परमानेंट हो सकता है 10,000 किलोमीटर दूर हम जा रहे हो और वहाँ परमानेंट रोजगार ना हो, 2 4 5 महीने बाद वहाँ से हटा दिया जाए, 1 आध साल बाद वहाँ से हटा दिया जाए, है ना। तो क्या हम जाना पसंद करेंगे? हमारे घर के पास में कम पेमेंट वाली नौकरी मिल रही है लेकिन वो परमानेंट है, हम वहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो अलग अलग व्यक्ति इसमें अलग अलग तरीका सोच सकता है ना। हो सकता है एक व्यक्ति सोचे कि नहीं, मैं 10,000 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा, वहां से खूब सारा पैसा 1 साल में कमा कर ले आऊंगा और उससे अपना नया बिजनेस शुरू कर दूंगा। एक आदमी ऐसा सोच सकता है। दूसरा सोच सकता है कि जो पैसा वहां से मैं लाऊंगा, कमाऊंगा, वो तो पैसा तो हाथ की मैल है, कभी भी खर्च हो सकता है वहीं खर्च हो जाए, हो सकता है बीमारी आदमी पड़ जाए तो वहीं पूरा पैसा खर्च हो जाए। ठीक। और अपने जगह पर, पास वाली जगह पर काम करना ज़्यादा उसको सुविधाजनक लग सकता है। तो अलग अलग लोगों के सोचने की क्षमता, सोचने की कैपेसिटी अलग होती है, जिससे उनके सामने जो अवसर आते हैं उसका वो अलग अलग तरीके से फायदा उठाते हैं। ठीक है ना। तो आपकी सुरक्षा की भावना को हो सकता है बढ़ाता हो। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन काम की सुरक्षा नहीं है कि काम तुम्हारा परमानेंट होगा कि नहीं होगा। अगर तुमने गलत तरीके से काम किया तो हटाया जा सकता है, अगर तुम टाइम से नहीं पहुंचे तो हटाया जा सकता है। ठीक है ना। अगर तुमसे अच्छी क्वालिटी का कोई व्यक्ति बाद में आ गया तो तुमको हटाया जा सकता है, कई बातें हो सकती हैं। तो काम की सुरक्षा वहां पर है कि नहीं। और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय न मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, उनके लड़का और बहू दोनों डॉक्टर थे, एमबीबीएस किया हुआ था उन्होंने, शादी हुई। अब इसके बाद इनको, लड़के को नौकरी मिली मुंबई में, वो मुंबई चले गए, तो लड़की भी उसका चली गई। अब लड़की को भी मुंबई में, क्योंकि वो भी डॉक्टर थी, उसको भी किसी दूसरे दूसरे हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। अब मजे की बात यहाँ शुरू होती है, हस्बैंड को एक जगह नौकरी मिली हुई है, वाइफ को दूसरी जगह नौकरी मिली हुई है। अब पैसे तो मिल रहे हैं उनको, मान लो 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, 50,000 उनको, 50,000 उनको। तो अब हो क्या रहा है कि सुबह 6 बजे उठ के ट्रेन पकड़नी है, मतलब सुबह 6 बजे ट्रेन है, उसको पकड़नी है, जहाँ से 50 60 किलोमीटर दूर उनको जाना है। ठीक है ना। सुबह 6 बजे ट्रेन है, 9 10 बजे तक वो अपने ऑफिस पहुंचेंगे, फिर वहां से रात को 8 बजे तक काम करेंगे, फिर वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, फिर अपने घर में आएंगे, रात की 11 12 बजे तक पहुंच रहे हैं और आके सो गए। खाना पीना कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल नहीं, कहीं बाहर से खाना पीना मंगवा रहे हैं। मकान जो है, क्योंकि मुंबई जैसे एरिया है, किराए का मकान बहुत महंगा। ठीक। खाना पीना बहुत महंगा। तो हफ्ते में 2 3 दिन ही वो आपस में बात करने का टाइम मिल पाता था उनको। ठीक है ना। एक दूसरी की जगह रहा है, एक दूसरी की जगह रहा है, और रूटीन दोनों का वही लगभग सेम। तो बड़ी समस्या हुई। 5 6 महीने उन्होंने वहाँ पर नौकरी की और उसके बाद नौकरी छोड़ के वापस भाग आए और अब इंदौर चले गए। इंदौर में पैसा कम है लेकिन थोड़ा सुकून है, शांति है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, विकास का मतलब केवल पैसा नहीं होता, विकास का मतलब शांति, स्वतंत्रता, ये सब भी होता है ना। तो इसी तरह विकास के लिए लोगों के जो लक्ष्य होते हैं वो मिले जुले होते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी काम करती हैं, अगर महिलाएं नौकरी करती हैं, इसका मतलब ये हुआ, तो घर में और समाज में उनका आदर बढ़ता है। फिर भी ये भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके काम काज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा। यानी अगर किसी की मम्मी या किसी की बहन नौकरी करती हैं तो वो ये भी चाहेंगे कि मैं बाहर का काम कर रही हूँ तो घर का भी काम तो कर ही रही हूँ, तो मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे पिता जो भी हैं, वो लोग मेरी थोड़ी हेल्प कर दें इन कामों को करने के लिए। और अगर घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को स्वीकारा जाएगा,
सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। ठीक है ना। अब ये आओ इन पर विचार करें हैं, इस पर आप लोगों को विचार करना है। क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं। अलग अलग लोगों के विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों हैं? नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? पहला है क्योंकि लोग भिन्न होते हैं इसलिए उनकी विकास की धारणाएं भिन्न है। दूसरा, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न है। इन दोनों में से जो भी आपको उचित लगे वो बताना मुझे बाद में। दूसरा है, क्या निम्न दो कथनों का एक ही अर्थ है? कारण सहित उत्तर देना है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, पहला। और दूसरा, लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। और तीसरा, कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण पहलू हैं। और चौथा, ऊपर दिए खंड में कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। तो इस तरह से आज की अपनी क्लास का यहीं पर दी एंड होता है। ठीक है, गुड बाय।